एक शानदार डाइनिंग टेबल पर शहर के सबसे अमीर लोग बैठे थे और उनके सामने परोसा गया था एक ऐसा खाना जिसकी कीमत उनकी दौलत से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस टेबल पर एक इंसान ऐसा भी बैठा था जिसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। डिटेक्टिव ह्यूगो। उसने बड़े आराम से अपने स्टेक का एक टुकड़ा काटा और उसे खाने के बाद शेफ की तारीफ करते हुए कहा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना है। पर बेचारे को ये नहीं पता था कि वो जिस लजीज गोश्त का स्वाद ले रहा है वो किसी नॉर्मल जानवर का नहीं बल्कि उसके खुद के भतीजे जॉस का ही है, जिसे ढूंढने के लिए वो इस घर में आया था। वहीं किचन में रयान, जिसने ये खाना बनाया था, दरवाजे से छिपकर ये सब देख रहा था। वो वहाँ शेफ बनकर खड़ा जरूर था, लेकिन असल में उसकी हालत किसी कैदी जैसी थी। उसके ठीक पीछे इमोजन खड़ी थी, वही औरत जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड थी। उसकी गहरी आंखें रयान पर नहीं बल्कि उस डिटेक्टिव पर बिल्कुल एक शिकारी की तरह टिकी हुई थी। रयान अच्छी तरह जानता था कि अगर डिटेक्टिव को जरा सा भी शक हुआ या फिर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उस टेबल पर अगली डिश खुद उसके जिस्म की बनेगी। दरअसल कुछ दिन पहले तक वो सिर्फ एक साधारण शेफ था जो कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था। अपनी इन्हीं फाइनेंशियल परेशानियों से भागकर वो अपने 12 साल पुराने दोस्त जैक से मदद मांगने कोलंबिया चला आया था। जब दोनों दोस्तों की आपस में मुलाकात हुई तो एक दूसरे को गले लगाकर उनका स्वागत किया। उस रात जैक ने पीने के लिए वाइन की एक बेहद महंगी बोतल निकाली, जिसे देखकर रयान शॉक रह गया क्योंकि उसकी कीमत लगभग 5 लाख थी और साथ ही वहाँ 82 विंटेज भी रखी थी जिसकी कीमत 1 लाख के करीब थी। तब जैक ने उसको बताया कि ये उन माइंस में से हैं जो उसकी एजेंसी अपने क्लाइंट्स के लिए खास तौर पर रखती है। जैक ने आगे समझाया कि उसका मुख्य काम अगले हफ्ते अपने वीआईपी क्लाइंट्स के लिए डिनर तैयार करना है और जिस आलीशान घर में वो अभी थे वो भी उसके खुद का नहीं था। वो यहाँ लगभग 1 महीने तक ही रुकने वाला था और फिर चला जाता। बातों ही बातों में रयान ने उम्मीद के साथ पूछा कि क्या उसे काम में मदद के लिए किसी सूस शेफ की जरूरत है। इस पर जैक ने कहा कि जरूरत तो है, लेकिन उसकी एजेंसी उसे अकेले ही काम करने देती है और मदद के लिए सिर्फ 1 से 2 लोकल असिस्टेंट्स देती है। इसके बाद जैक अपने दोस्त की कहानी सुनना चाहता था। आखिर वो 12 साल बाद जो मिल रहे थे। रयान ने बताया कि वो मैरियट चेन के किचन में आम शेफ के तौर पर काम करता था। वहीं जैक ने अपनी लाजवाब जर्नी शेयर करते हुए बताया कि वो पहले इटली में था, फिर टर्की गया और वहां से साउथ ईस्ट यूरोप में लगातार घूमता रहा। रयान ने दोबारा अपने दोस्त से सिफारिश की कि अगर उसे कभी किसी सूस शेफ की जरूरत पड़े तो जरूर बताए, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस काम में काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर जैक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम कह सकते हो कि इस काम की बस ये एक ही अच्छी बात है। उस रात दोनों दोस्त काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। अगली सुबह जैक ने बेड पर रनिंग शूज का एक पार्सल फेंका और रयान को अपने साथ दौड़ने के लिए बुला लिया। दोनों काफी देर तक सुबह की शांति में रनिंग करते रहे। उसके बाद वो शहर जाने के लिए कार के पास आए, लेकिन जैक की कार देखकर रयान हैरान रह गया क्योंकि इतने पैसे होने के बावजूद उसकी गाड़ी काफी पुरानी थी। तब जैक ने बताया कि ये शहर ज्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए वो एक साधारण कार इस्तेमाल करता है ताकि आम लोगों के बीच आसानी से घुल मिल सके। इसके बाद दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। शहर में आकर वो अपनी आम जिंदगी जी रहे भीड़ भाड़ वाले लोगों के बीच से गुजरे और एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुक गए। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने थोड़ी देर बाद उन्हें स्टेक सर्व किया। जैक ने उस आम से स्टेक को अजीब नजरों से देखा और फिर रयान से पूछा कि वो डेलस में रहता है तो क्या उसकी कोई फैमिली वहां है। ये सुनकर रयान ने उदासी से ना में सर हिला दिया। जैक ये सुनकर उसकी आजाद जिंदगी से अंदर ही अंदर जलने लगा और उसने बताया कि उसकी अपनी जिंदगी भी उतनी खूबसूरत नहीं है जैसी बाहर से दिखती है। उसने बताया कि कई बार उसके साथ भी बुरी और खौफनाक चीजें होती रहती हैं। तभी अचानक उसकी नजर रेस्टोरेंट में आई एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और उस लड़की ने भी उसे देखा। कुछ ही देर बाद वो तीनों एक ही टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। उस लड़की का नाम एलिस था, जिसने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और नया एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पूरी दुनिया घूमने निकली थी। एलिस ने बताया कि वो अकेले ट्रैवल कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उसने काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है, जिसके चलते अब उसे अपना ट्रैवल बजट थोड़ा कम करना पड़ रहा था। तीनों के बीच बातें काफी अच्छी तरह से जम गई। जब एलिस को पता चला कि वो दोनों ही पेशे से शेफ्स हैं, तो उसके अंदर ये जानने की उत्सुकता जागी कि आखिर दोनों में से बेहतर शेफ कौन है। इस पर जैक ने उसे थोड़ा इंप्रेस करने के लिए अपने साथ घर आने का न्योता दे दिया ताकि ये बात साबित हो सके। वो उनके घर आई और उस जगह का बड़प्पन और लग्जरी देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। दोनों दोस्तों के बीच किचन में रिसोटो बनाने का एक कंपटीशन शुरू हो गया। तभी रयान के फोन पर रैबिट नाम के आदमी का कॉल आया, जिसे उसने देखा जरूर लेकिन उठाया बिल्कुल नहीं। जब दोनों ने अपना अपना खाना बना लिया तो उन्होंने एलिस को आंखें बंद करके टेस्ट करने को कहा ताकि वो एक सही फैसला कर सके। दोनों बड़े ध्यान और सस्पेंस से उसके रिएक्शन का इंतजार करते रहे। एलिस उनके हुनर से बेहद प्रभावित हुई क्योंकि दोनों ही डिशेस बहुत स्वादिष्ट थीं। लेकिन जब किसी एक को चुनने की बारी आई तो उसने एक डिश को ज्यादा बेहतर बताया। रयान ये सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो उसी के हाथ की डिश थी। जैक ने मजाक में हंसते हुए कहा, अभी इतना खुश मत हो, ये तो सिर्फ पहली डिश थी। इसके बाद तीनों बाहर आकर पूल में पानी के साथ खेलने लगे। वहां का माहौल देखकर साफ लग रहा था कि एलिस और जैक के बीच कुछ चल रहा है। पूल में वक्त बिताने के बाद उन्होंने बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक्स एंजॉय की और बातें करते रहे। फिर जैक ने एलिस को अलविदा कहते हुए कहा, कल मिलते हैं। रयान, जो उनके लिए खाना बना चुका था, उसने उन दोनों को गुड नाइट कहा और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन अगली सुबह रयान की आंख उसके मोबाइल पर आए एक नोटिफिकेशन की आवाज से खुली। ये रैबिट का मैसेज था, जिसे अब पता चल चुका था कि रयान अपना देश छोड़कर भाग गया है। रैबिट ने उस मैसेज में रयान को धमकी दी और सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया, वरना वो उसे दुनिया में कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये पढ़ते ही रयान हद से ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। घबराया हुआ रयान लिविंग रूम में कॉफी पीने आया, जबकि वो अभी भी इस सोच में डूबा था कि उसका दोस्त आखिर इस अमीर मुकाम तक कैसे पहुंच गया। जब उसने जैक से इस बारे में पूछा तो जैक ने बस इतना कहा कि वो बस वक्त के फ्लो के साथ बहता चला गया। रयान ये सुनकर समझ गया कि ये कोई ऐसा डार्क सीक्रेट है जो उसका दोस्त उसे चाह कर भी नहीं बता सकता। जैक ने हल्के से हाँ कहा
और फिर अपने कुछ काम से बाहर निकल गया। जब रयान उस घर पर बिल्कुल अकेला था तो उसने जैक के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। उसकी नजर एक खुले हुए लैपटॉप पर पड़ी तो उसने चुपके से उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की और आखिरकार एक बैंक की वेबसाइट पर पहुंच गया। जैक ने लापरवाही में वेबसाइट पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड पहले से सेव कर रखा था। रयान ने तुरंत उसके अकाउंट में लॉगिन किया और स्क्रीन देखकर हैरान रह गया कि उसके दोस्त के बैंक अकाउंट में करीब 1,70,00,000 पाउंड्स यानी लगभग 78 करोड़ रुपए जमा थे। पैसे देखते ही उसने जल्दी से अपनी चोरी छिपाने के लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर की और लैपटॉप बंद कर दिया। वैसे ही वक्त बीतता गया और कुछ देर बाद जैक वापस आ गया। वो शहर से खरीदे हुए कुछ सामान के साथ अपनी गाड़ी से उतरा। रात का खाना खाने के बाद रयान ने जैक से पूछा कि सब ठीक है या नहीं। जैक एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया। फिर उसने बताया कि उसने अपना पूरा दिन शहर के गरीब लोगों के साथ बिताया है जिन्हें वो पहले कभी नहीं जानता था और अपनी किसी अनजानी वजह से उसे उन लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी करनी पड़ी थी। रयान ध्यान से अपने दोस्त की सारी बिखरी हुई बातें सुनता रहा। जैक हंसा और बोला कि वो अब अकेले में किताबें पढ़ने लगा है, जबकि पहले वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसे एक किताब में एक गहरी लाइन मिली थी कि इनाम हमेशा जुल्म के बराबर होता है। जैक को अंदर ही अंदर लगने लगा था कि यह दुनिया हर गुजरते दिन के साथ और भी बिगड़ती जा रही है, जो सिर्फ लालच और मतलबीपन से भरी हुई है। उसे यह अजीब काम अकेले करते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे और वो यहाँ अपने पुराने दोस्त रयान से मिलकर बहुत सुकून में था। रयान ने भी जज्बाती होकर कहा कि वो भी उससे इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुश है। पर अगली सुबह सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जैसे ही रयान बाहर ताजी हवा लेने उठा और कॉरिडोर में आया, वो एक खौफनाक मंजर देखकर पूरी तरह से चौंक गया। जैक ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। रयान इस चीज को देखकर इतने गहरे सदमे में चला गया कि उसे कुछ पलों के लिए समझ ही नहीं आया कि ये आखिर क्या हो गया। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और कुछ देर तक अपने बिखरते हुए इमोशंस को काबू करने की कोशिश करता रहा। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो वापस अपने दोस्त की लाश के पास गया। वो वहां बैठकर सोचने लगा कि अब इस भयंकर सिचुएशन से डील कैसे किया जाए। उसने डिसाइड किया कि वो जमीन पर प्लास्टिक बिछाएगा और फिर उसने डरते डरते वो रस्सी काट दी, जिससे लाश धीरे से नीचे गिर गई। उसने अपने दोस्त जैक को छूकर नम आंखों से सॉरी कहा और फिर अपनी मतलबी दुनिया में लौट आया। उसके बाद वो लैपटॉप के पास गया, लेकिन पता चला कि अब उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। हार न मानते हुए उसने इंटरनेट पर पासवर्ड रीसेट करने के तरीके और वीडियोस ढूंढे और आखिरकार लैपटॉप का एक्सेस हासिल कर ही लिया। लेकिन क्योंकि उसने पहले ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करती थी, इसलिए उसे अब उस बैंक अकाउंट का पासवर्ड बिल्कुल याद नहीं था। तभी उसकी नजर अपने दोस्त के वॉलेट पर पड़ी। उसने अपना शातिर दिमाग चलाया और खुद जैक बनकर बैंक को कांटेक्ट किया ताकि वो पासवर्ड आसानी से रीसेट करवा सके। बैंक ने वेरिफिकेशन के लिए उससे कई जानकारियां पूछी, जैसे कि उसका ईमेल एड्रेस। रयान ने बहाना बनाया कि पुराना ईमेल अब वो यूज नहीं कर रहा है और उसे एक नया ईमेल ऐड करवाना है। लेकिन जब बैंक ने उससे 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड और उसकी मां का पुराना सरनेम पूछा तो वो पूरी तरह फंस गया। उसने फिर से झूठ बोला कि एक एक्सीडेंट की दाश्त में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो सब भूल गया। इस पर बैंक ने उसे ब्रांच आकर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की सलाह दी, जिसके लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यूज कर सकता था। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये काम उसे इंग्लैंड आकर ही करना पड़ता, क्योंकि बैंक की ब्रांचेस किसी और देश में नहीं थी। ये सुनकर रयान ने एक सर्च इंजन का इस्तेमाल करके नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के ऐसे तरीके ढूंढे जो उसका पर्सनल डेटा डार्क वेब पर शेयर न करे। आखिरकार उसे डार्क वेब पर एक इलीगल वेबसाइट मिल ही गई। उसने एक सफेद बैकग्राउंड के सामने अपनी खुद की फोटो खींची और जैक की सारी डिटेल्स फॉर्म में भर दी। फॉर्म सबमिट करने के बाद सिस्टम ने बताया कि नकली लाइसेंस 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। उसके तुरंत बाद वो लंदन जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स चेक करने लगा। पर तभी रैबिट का एक नया मैसेज आया, जिसमें उसकी मां की चुपके से खींची गई एक तस्वीर थी। मैसेज में साफ लिखा था कि अब उसके पास उधार चुकाने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। रयान ने घबराकर जल्दी से रिप्लाई किया कि उसे बस 1 हफ्ते का वक्त और चाहिए और इसके बदले वो एक्स्ट्रा $25,000 यानी लगभग 9 लाख रुपए देगा। लेकिन सामने वाले ने किसी छोटी मोटी रकम की नहीं बल्कि सीधे 2 मिलियन की डिमांड कर दी। इस भारी भरकम मांग ने रयान को हद से ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। मजबूरन उसने जैक की लाश को एक एयर मैट्रेस में और फिर एक काले बैग में लपेटा और उसे भारी डंबल से बांध दिया ताकि वो डूब सके। वो अपने 12 साल पुराने दोस्त की लाश को वहीं पानी में डूबने के लिए छोड़ आया। उसके बाद वो पूरी तरह थक कर एक जगह बैठ गया। वो शहर में जाकर जैक का एड्रेस सर्च करने की कोशिश करने लगा। जब वो एड्रेस चेक ही कर रहा था, तभी रैबिट का एक और धमकी भरा मैसेज आया। उस मैसेज में उसे 2 मिलियन ट्रांसफर करने को कहा गया था, वरना उसकी मां को बेरहमी से मार दिया जाएगा। रयान ने थोड़ी और मोहलत मांगने के लिए वीकेंड तक का वक्त मांगा और लालच देते हुए कहा कि वो 4 मिलियन देगा। लेकिन रैबिट ने उस पर जरा भी भरोसा नहीं किया और उसे अगली रात तक 2 मिलियन ट्रांसफर करने की आखिरी डेडलाइन दे दी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी मां को जरूर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। टेंशन में गाड़ी चलाते हुए उसने अपने एक और दोस्त क्वेंटिन को फोन करके पैसे उधार मांगने की आखिरी कोशिश की और उसे भी 3 गुना वापस लौटाने का वादा किया। लेकिन उसके दोस्त ने साफ मना कर दिया और उल्टा उसे जुआ खेलना बंद करने की सलाह दे डाली। हार मानकर जब वो थका हारा घर वापस लौटा तो उसने देखा कि वहां पहले से एक अनजान कार खड़ी है। वो गाड़ी से उतरकर चारों तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा। घर के अंदर आने पर उसका सामना इमोजन नाम की एक महिला और मॉरिस नाम के एक आदमी से हुआ। मॉरिस ने उसकी तरफ मुड़कर हेलो कहा। इमोजन भी मुड़ी, लेकिन उसने रयान को देखकर जैक कहकर बुलाया, क्योंकि उन्होंने असली जैक को कभी देखा ही नहीं था और वो लोग
लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए इमोजन गलती से रयान को ही जैक समझ बैठी। रयान एक पल के लिए तो डर से शांत हो गया, पर फिर सिचुएशन की नजाकत को समझते हुए उसने वही बनने का फैसला किया जो वो दिखना चाहते थे, यानी जैक। सबने एक दूसरे से फॉर्मली हाथ मिलाया। इमोजन ने सीधे काम की बात शुरू की और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, मेन्यू वगैरह। रयान ने तुरंत बहाना बनाया कि उसने कुछ तैयारी तो कर ली है, लेकिन अभी तक मेन्यू पूरी तरह फाइनल नहीं किया है कि बनाना क्या है। ये सुनकर इमोजन ने कहा कि ठीक है, और उसके साथ आगे काम करने पर खुशी जाहिर की। रयान किसी भी तरह उनसे अपनी एडवांस पेमेंट के बारे में बात करना चाहता था। इमोजन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। रयान ने चालाकी से बात घुमाते हुए कहा कि उसने आजकल बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं, इसलिए वो इस बार अपनी पेमेंट में से कुछ एडवांस लेना चाहेगा। और उसे ठीक से याद नहीं कि उन्होंने कितनी रकम तय की थी। इमोजन को उसकी इस बात पर कोई शक नहीं हुआ और उसने बताया कि इस आने वाले वीआईपी डिनर के लिए उन्होंने 3 लाख यूएस डॉलर्स यानी लगभग 10 मिलियन बाht तय किए थे। इस पर रयान ने मौका देखकर चालाकी से 2 मिलियन का एडवांस मांग लिया। इमोजन ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपने फोन से पैसे ट्रांसफर कर दिए और उसे ट्रांसफर कंफर्मेशन का कोड भेज दिया। रयान ने बिना एक सेकंड गवाए वो कोड तुरंत रैबिट को भेज दिया ताकि उसकी मां की जान बच सके। ये सब करते हुए वो कुछ देर तक वहां टेंशन में खड़ा रहा, जिसे इमोजन और मॉरिस ने थोड़ा अजीब तरीके से नोटिस कर लिया था। वापस अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद इमोजन ने फिर से सवाल दागा कि क्या इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह तैयार हैं। वो जानना चाहती थी कि उसने उन इंग्रेडिएंट्स को कहां से चुना है और वो आखिर है क्या। जाहिर है रयान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रही थी। तभी उसके दिमाग में सवाल आया कि आखिर खाना बनेगा क्या। ये तो फिक्स था कि मीट बनेगा, लेकिन किसका, ये अभी उसके दिमाग में तय नहीं था। रयान को लग रहा था कि शायद आज वो किसी नॉर्मल जानवर का मीट बनाएगा, लेकिन यहीं से उसकी पूरी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। अगले दिन इमोजन और मॉरिस उसे अपने साथ मार्केट लेकर गए। वहां मार्केट की भीड़ में उन्होंने 2 अनजान लोगों को देखा और बड़े आराम से कहा कि कम से कम ये 2 तो लगेंगे ही, क्योंकि एक से उनका काम नहीं चलेगा और खाना कम पड़ जाएगा। रयान को उनकी इन अजीब बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसने थोड़ी हैरानी और डर के साथ पूछा कि क्या वो उन 2 आदमियों की बात कर रहे हैं, जिसके जवाब में दोनों ने बहुत शांति से हाँ कहा। रयान का दिमाग सुन पड़ गया। उसने हकलाते हुए पूछा, मतलब 2 आदमियों का मीट? उन्होंने फिर हाँ में सर हिलाया। ये सुनते ही रयान के होश उड़ गए और उसने साफ कह दिया कि उससे ये घिनौना काम नहीं होगा। लेकिन इमोजन ने उसे एक कड़क और ठंडी आवाज में चेतावनी दी कि वो अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता और अगर उसने मना किया तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि ये एजेंसी की इज्जत का सवाल था। अब रयान के पास उन्हें मना करने या वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इमोजन ने हुक्म देते हुए कहा कि वो कल सुबह मॉरिस के साथ दोबारा इस जगह आएगा और शिकार के लिए 2 लोगों को सिलेक्ट करेगा। इस सख्त आदेश के बाद वो सब वापस घर लौट आए। उसी आधी रात को रयान ने अपना सामान उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, पर वो भाग नहीं पाया क्योंकि मॉरिस और इमोजन उस वक्त तक जागे हुए थे। वो लोग अगले दिन होने वाली उस बड़ी पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। इमोजन बता रही थी कि इस वीआईपी पार्टी को होस्ट करने के लिए उन्हें 12 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये रकम सुनने में भले ही ज्यादा लगती हो, पर उसने समझाया कि जो गेस्ट्स वहां आते हैं उन्हें उनके प्राइवेट जेट से लाना पड़ता है, उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी लोकेशंस पर ठहराना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। वो आगे बताती है कि उनका दरिंदों वाला ऑपरेशन इतना बड़ा है कि वो साल में कम से कम 50 लोगों को मारकर अपने क्लाइंट्स को खिला देते हैं। पर उसने इस घिनौने काम को जस्टिफाई करते हुए कहा कि इसके बदले वो सोसाइटी को बहुत कुछ रिटर्न भी करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई थी कि वो कहती है, लोग तो हर जगह मारे ही जाते हैं, चाहे वो कोई बड़ी फैक्ट्री हो या कोई और जगह, इसलिए उनके हिसाब से लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी ये खौफनाक बातें खत्म होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। अगली सुबह होते ही मॉरिस ने रयान को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और हंटिंग के लिए मार्केट लेकर गया। उसने रयान से कहा कि तुम कोई भी 2 लोग अपनी मर्जी से चुन लो। रयान अंदर ही अंदर पूरी तरह डर रहा था, लेकिन उस शैतानी चक्रव्यूह में फंसने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मजबूरी में उसने 2 अनजान लोगों की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें एक जवान लड़की और एक बूढ़ी औरत थी। जैसे ही मॉरिस और रयान ने उनका पीछा करना शुरू किया, वो दोनों औरतें चलते चलते एक अनजान गांव की तरफ निकल गईं। लेकिन वहां जाते ही वो दोनों अचानक उनकी नजरों से गायब हो गईं। उन्हें ढूंढने के लिए वो दोनों कार से बाहर निकले और उस अजीब जगह पर चारों तरफ देखने लगे। उसी जगह पर उन्हें एक लोकल मैकेनिक दिखाई दिया, जिसने मॉरिस से आकर पूछा कि सर आप क्या ढूंढ रहे हैं। मॉरिस ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपने दिमाग में सोचा कि ये शिकार भी तो ठीक ही है, वो लोग इसे भी खा सकते हैं। मॉरिस ने शातिराना ढंग से कहा कि वो किसी को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि उनकी कार आगे खराब हो गई है, तो क्या वो उसे ठीक कर सकता है। इस पर उस मासूम मैकेनिक ने हाँ में जवाब दिया और उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। पर जैसे ही वो गाड़ी को ठीक करने के लिए कार के नीचे घुसा, उसी वक्त मॉरिस ने बिना थोड़ी सी भी दया दिखाए उसे गोली मार दी। उसने अपनी गन में पहले से साइलेंसर लगा रखा था, जिससे किसी को उस गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। तभी अचानक वहां पर एक पुलिस वाला आ गया और उसके साथ वही दोनों औरतें थीं जिनका ये लोग पीछा कर रहे थे। पुलिस वाले ने सीधा उनके पास आकर पूछा कि क्या वो इन दोनों का पीछा कर रहे थे। मॉरिस ने बहुत शांति से इनकार किया और झूठ बोल दिया कि वो वहां बस अपना रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। उसने कहानी बनाई कि वो शहर में एक बड़ा होटल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए एक अच्छी लोकेशन देख रहे थे। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने रयान की तरफ इशारा किया और उसे अपना आर्किटेक्ट बता दिया। पुलिस वाले ने तसल्ली के लिए उन दोनों से उनकी आईडीएस मांगी और दोनों ने तुरंत अपनी फेक आईडीएस निकालकर दिखा दी। आईडीएस चेक करने के बाद पुलिस वाले को उन पर कोई शक नहीं हुआ और उसने उन्हें वहां से जाने दिया। रास्ते में लौटते वक्त रयान ने मॉरिस से पूछा कि अब दूसरी बॉडी का क्या करेंगे, उन्हें तो 2 चाहिए थे। तब मॉरिस ने जवाब दिया कि अब उन्हें इसी एक बॉडी से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस
इस एरिया में अब पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है। उसने बताया कि जब भी कभी पुलिस उनके बीच में आती है तो वो खुद को बचाने के लिए हमेशा खुद को प्रॉपर्टी डीलर ही बताते हैं। घर पहुंचने के बाद जब इमोजन ने वो बॉडी देखी तो उसने पूछा कि ये तो बस एक ही बॉडी है। तब मॉरिस ने उसको सारी बात समझाई कि वहां पुलिस आ गई थी, इसलिए अब उन्हें इसी बॉडी से अपना काम चलाना पड़ेगा। घर के ठीक अंदर एक गुप्त बेसमेंट था जहां पर उस बेजान बॉडी को ले जाकर अंधेरे में लटका दिया गया। इमोजन ने रयान की तरफ देखा और उसे अपना काम शुरू करने का इशारा किया। साथ ही उसने खास हिदायत दी कि इस शिकार की जीभ को अलग से काट कर निकालना, क्योंकि किसी वीआईपी क्लाइंट की तरफ से इसकी स्पेशल डिमांड आई हुई थी। डर और मजबूरी के साए में रयान अपने उस खौफनाक काम पर लग गया। उसने रोते हुए पूरी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उन्हें एक बड़ी सी ट्रे में सजा दिया। ये घिनौना काम करके उसका जमीर पूरी तरह झिंझोड़ उठा और वो बुरी तरह परेशान हो गया। वो जल्दी से बाथरूम गया और पानी डालकर थोड़ा फ्रेश हुआ। फिर उसने चुपके से अपना बैग पैक किया और एक आखिरी बार वहां से भागने की कोशिश की, पर अफसोस वो इस बार भी वहां से नहीं निकल पाया। मॉरिस ने उसकी चाल पकड़ ली और उसे दबोचते हुए चेतावनी दी। उसने धमकी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी बेवकूफी की तो उसके लोग उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और मार डालेंगे। रयान ने बेबसी से मॉरिस की तरफ देखा और पूछा कि वो ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेता है, ये सब खून खराबा करके उसे रात में नींद कैसे आती है? इसके जवाब में मॉरिस ने उससे एक सवाल किया कि क्या उसे कभी किसी काटने वाले बकरे पे दुख होता है, क्या उसे बुरा लगता है? रयान ने ना में सर हिला दिया। तब मॉरिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल यही चीज इंसानों के साथ भी है। उसने बताया कि ये बड़े लोग उसका ख्याल रखते हैं और वो इनका। मॉरिस ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ते हुए कहा कि इस एजेंसी से कोई भी इंसान कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया है। उसने रयान को ग्रेटा नाम की एक लड़की का उदाहरण दिया जो कभी इन्हीं की तरह इस डार्क जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। वो भी इस काम से हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते उसने यहाँ से भागने की कोशिश भी की पर नाकाम रही। उसके बाद उसने एक नई तरकीब सोची और लाजवाब खाना बनाना शुरू कर दिया। अपने खाने से उसने सभी को इस कदर इंप्रेस किया कि जब एजेंसी उसे बोनस देने वाली थी तो उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने सीधे एजेंसी के लोगों से बात की और अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो अब ये काम छोड़ना चाहती है। तब जाकर उन लोगों ने उसे आजाद किया था। अब वो किसी बड़े अमीर आदमी की पर्सनल शेफ बन चुकी थी। यहाँ तक कि 3 महीने बाद उसने रयान को मेल भी किया था जहाँ से उसे ये सारी बातें पता चली थी। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर अब जब खाना बनाने की बारी आई तो रयान ने भी ठीक वही रास्ता चुनने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो भी बेहतरीन खाना बनाकर सबको इम्प्रेस करेगा और आखिर में एजेंसी के लोगों से बात करके अपनी आजादी मांगेगा। इसी उम्मीद के साथ आखिरकार मेन्यू डिसाइड हो गया, जिसमें एक स्पेशल जीप का सूप भी शामिल था। शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी वहां अचानक पुलिस आ पहुंची। डिटेक्टिव रवीश नाम का वो ऑफिसर सीधे इमोजन से मिला और उसने आते ही कहा कि आज दिन में उसके 2 लोग इस एरिया में आए थे और ठीक तभी से वहां का एक आदमी गायब है। इसी सिलसिले में वो पूछताछ करने आया था, जिसके लिए उसने उन दोनों आदमियों से मिलने की इजाजत मांगी। हालात को संभालते हुए इमोजन ने तुरंत बहाना बनाया कि अंदर इन्वेस्टर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी चल रही है और मॉरिस फिलहाल यहाँ नहीं है। उसने बताया कि मॉरिस को लौटने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इस पर डिटेक्टिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वो तब तक वहीं वेट कर लेगा। इमोजन किसी भी हाल में पुलिस को वहां नहीं चाहती थी, लेकिन वो एक ऑफिसर को सीधे तौर पर जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी। मजबूरन उसे हाँ कहना पड़ा। पर साथ ही उसने पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो आदमी गुम हो गया है, हो सकता है वो कहीं घूमने चला गया हो। तब ऑफिसर ने सख्ती से बताया कि वो गायब शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा है, जिसकी एक छोटी बेटी भी है, इसलिए वो इस तरह अचानक कहीं गायब नहीं हो सकता। इसी बीच डिटेक्टिव ने दरखास्त की कि जब तक मॉरिस नहीं आता क्या वो उस दूसरे आदमी से मिल सकता है जो मॉरिस के साथ था। इमोजन ने सहमति जताते हुए कहा कि वो अभी खाना बना रहा है, लेकिन डिटेक्टिव की जिद के आगे उसे रयान के पास ले जाना ही पड़ा। किचन में आकर ऑफिसर ने रयान को एक फोटो दिखाई और पूछा कि क्या उसने इस शख्स को कहीं देखा है। वो फोटो देखते ही रयान का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया, क्योंकि सामने तस्वीर में वही इंसान था जिसका मांस वो इस वक्त पका रहा था। अपने डर को छुपाते हुए रयान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसने इसे नहीं देखा। वो लोग तो बस वहां एक होटल के लिए लोकेशन देखने आए थे और उसके तुरंत बाद वापस चले गए थे। रयान की घबराहट देखकर ऑफिसर को उस पर हल्का शक होने लगा था। उसने सीधे रयान से पूछा कि वो आखिर क्या काम करता है। रयान ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो एक आर्किटेक्ट है और आज बस शौक के लिए खाना बना रहा है। इसे सुनकर ऑफिसर ने भी बताया कि वो भी कभी आर्किटेक्ट बनना चाहता था और फिर उसने नए होटल के प्लान के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। रयान ने कहा कि वो एक मॉडर्न होटल बनाना चाहता है, लेकिन जब ऑफिसर ने उससे गहरे सवाल किए तो रयान ढंग से जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसे आर्किटेक्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। जवाब ना दे पाने की वजह से ऑफिसर का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि इमोजन वहां खड़ी लगातार हर चीज को कवर करने की कोशिश कर रही थी। बात को घुमाते हुए ऑफिसर ने पूछा कि आज मेन्यू में क्या बन रहा है, जिसके बाद रयान ने अपनी डिश का नाम बताया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए इमोजन ने ऑफिसर से वही सूप टेस्ट करने को कहा, जिसके लिए वो तुरंत मान गया। जैसे ही उसने सूप पिया उसे उसका स्वाद बेहद पसंद आया। उसने खाने की जमकर तारीफ की। हालांकि वो ये बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि ये आखिर किस चीज का मीट था। इसी दौरान इमोजन चुपचाप बाहर आई और सभी गेस्ट को अलर्ट कर दिया कि यहाँ पुलिस आई हुई है। उसने सबको हिदायत दी कि सब खुद को इन्वेस्टर बताएं और कहें कि वो यहाँ होटल बनाना चाहते हैं। उसके तुरंत बाद उसने रयान को भी बाहर बुलाया और समझाया कि ऐसी सिचुएशंस में हमेशा खुद को प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मूवी प्रोडक्शन या टूरिज्म जैसे बिजनेस से जोड़ना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। कुछ देर बाद दोनों ऑफिसर बाहर आए
और एक बार फिर रयान के खाने की तारीफ की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो गलत प्रोफेशन में आ गया है, उसे आर्किटेक्ट की जगह एक शेफ होना चाहिए था। इसी बीच ऑफिसर की मुलाकात आखिरकार मॉरिस से भी हो गई। उसने मॉरिस को बताया कि उसने कल से अपने भतीजे को नहीं देखा है और फिर वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसने वहां आए सभी गेस्ट को भी वही फोटो दिखाई और पूछा कि क्या किसी ने इसे देखा है। जब सबने एक साथ इनकार कर दिया तो वो वहां से जाने लगा, लेकिन ठीक तभी उन्हीं मेहमानों में से एक शख्स ने उसे रोका और उनके साथ डिनर ज्वाइन करने का इनविटेशन दे दिया। खाना अच्छा होने की वजह से ऑफिसर तुरंत मान गया और अपने साथी पुलिस वाले को वापस भेजकर खुद वहीं रुक गया। ये बात इमोशन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने उस गेस्ट को अकेले में ले जाकर डांटा कि जब वो जा रहा था तो उसे रोकने की क्या जरूरत थी। तब उस गेस्ट ने आराम से कहा कि वो सब संभाल लेगा, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ चुके थे तभी मॉरिस ने आकर इमोशन को बताया कि कोई लड़की जैक से मिलने आई है। दोस्तों, ये एलिस नाम की वही टूरिस्ट लड़की थी जो रास्ते में जैक और रयान को मिली थी। एलिस वहां आकर जिद करने लगी कि उसे जैक से मिलना है। इमोशन ने पहले तो बहाना बनाया कि वो अभी काफी बिजी है और मिल नहीं सकता, लेकिन एलिस की लगातार रिक्वेस्ट के आगे उसे आखिरकार मिलने की इजाजत देनी ही पड़ी। एलिस वहां कैसे आई ये किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो चुपचाप पिछले दरवाजे से अंदर आई थी। जब इमोशन ने अंदर जाकर रयान को जैक कहकर बुलाया तो एलिस को बड़ी हैरानी हुई। वो जानती थी कि ये असली जैक नहीं बल्कि रयान है। इमोशन के वहां से जाते ही एलिस ने सीधे रयान से पूछा कि उसने उसे जैक क्यों बुलाया। तब रयान ने सच्चाई छुपाते हुए कहा कि क्योंकि वो अब जैक की जगह काम कर रहा है और जैक अब यहाँ से हमेशा के लिए जा चुका है। एलिस को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने पूछा कि खाने में क्या पक रहा है। उसने टेबल पर रखा थोड़ा सा खाना टेस्ट किया जो उसे बेहद लजीज लगा, लेकिन इससे पहले कि वो और खाती रयान ने उसे तुरंत रोक दिया। वो सामने कुछ पका रहा था जिसे देखकर एलिस ने घबराहट में पूछा कि क्या इसमें खून मिला हुआ है। रयान ने हाँ में सर हिलाया और उसे समझाते हुए कहा कि आज वो कुछ ऐसा पका रहा है जो उसने पहले कभी नहीं बनाया, इसलिए बेहतर होगा कि वो अभी वहां से चली जाए। ये सब देख सुनकर एलिस को सच में डर लगने लगा था। एलिस बिना कुछ कहे वहां से निकल गई और अपनी कार में जाकर बैठी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वहां मॉरिस आया और बोला कि कोई बात नहीं, वो उसे उसके घर छोड़ देगा। दूसरी तरफ डाइनिंग एरिया में ऑफिसर सभी गेस्ट के साथ मजे से खाना खा रहा था। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मीट आखिर किसका है। जब बाहर सब लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे तब किचन में रयान ने मौका देखकर इमोजन से कहा कि क्या वो उसकी मीटिंग एजेंसी के लोगों से करवा सकती है। जब इमोजन ने वजह पूछी तो रयान ने बताया कि अब वो और काम नहीं करना चाहता और ठीक ग्रेटा की तरह एजेंसी की परमिशन लेकर जाना चाहता है। ये सुनते ही इमोजन ने एक ऐसा राज खोला जिससे रयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि ग्रेटा कभी बाहर गई ही नहीं थी। एजेंसी से मिलने के बाद उसका आखिरी काम खुद खाना बनाना नहीं बल्कि खुद खाना बनना था। एजेंसी वालों ने उसे मरवा कर जहां आए हुए मेहमानों को परोस दिया था। कपकपाती आवाज में रयान ने कहा कि ग्रेटा ने तो 3 महीने बाद मॉरिस को मेल भी किया था। तब इमोजन ने साफ बताया कि वो मेल ग्रेटा ने नहीं बल्कि खुद उसने किया था ताकि किसी को कभी कोई शक ना हो। ये खौफनाक सच सुनकर रयान के होश पूरी तरह उड़ गए और वो शांत पड़ गया। उसे आखिरकार ये एहसास हो चुका था कि वो एक ऐसे जानलेवा जाल में फंस चुका है जहां से जिंदा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसी दौरान बाहर बैठे सभी लोगों ने रयान को आवाज लगाई और उसके बनाए खाने की जमकर तारीफ की। तभी खुद को थोड़ा संभालते हुए रयान ने सबसे कहा कि उसने उनके लिए कुछ मीठा भी तैयार किया है जो वो अभी लेकर आता है। तभी उन्हीं मेहमानों में से एक ने मजाक में जीभ का सूप कह दिया। ये सुनकर ऑफिसर थोड़ा हंसने लगा और बोला कि जीभ का सूप क्या होता है। साथ ही उसने मीठा खाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका हो चुका है। इधर रयान अंदर गया और उसने जीभ निकाली, लेकिन वो बुरी तरह खराब हो चुकी थी। उसने इमोजन को बताया कि ये खराब हो गई है और उसे कुछ और बनाना पड़ेगा, पर इमोजन सख्ती से अड़ गई कि उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी और उन्हें यही बनाना होगा, वो लोग कुछ और नहीं बना सकते। जब सभी गेस्ट आपस में बातें कर रहे थे तभी एलिस वहां वापस लौट आई। वो असल में रयान को आखिरी बार बाय बोलने आई थी और उसने सबके सामने कहा कि आखिरकार वो जा रही है, लेकिन वहां आना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे कि हालात थे एलिस को भी रास्ते से हटा दिया गया ताकि बाद में वो कोई सबूत या गवाह न बन सके। इसके बाद सभी गेस्ट को मीठा परोसा गया। क्योंकि ऑफिसर ने मीठा खाने से मना कर दिया था इसलिए रयान ने एक नई तरकीब निकाली। उसने मीट की जगह चम्मच में एक छोटा सा पेपर लपेटकर ऑफिसर को दिया जिसमें लिखा था कि वो उससे तुरंत बाथरूम में मिले। पर्ची पढ़ते ही ऑफिसर सीधे बाथरूम पहुंचा जहां रयान पहले से मौजूद था। रयान ने उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि उसे पता है कि उसके भतीजे के साथ क्या हुआ है। इन्हीं लोगों ने उसे मार दिया है और उसने खुद उसे पकाया है, जिसके बाद सबने मिलकर उसे खाया है। इसीलिए ऑफिसर पकड़ नहीं पा रहा था कि खाने में मीट किसका था। लेकिन ऑफिसर को इस भयानक बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद आखिरकार रयान ने उसे गर्म पानी में उबलता हुआ उसके भतीजे का कटा हुआ सिर दिखा दिया। ये भयानक मंजर देखते ही ऑफिसर के भी होश उड़ गए और वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा। उसे तुरंत बैकअप के लिए पुलिस को कॉल करना था, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना फोन वहीं किचन में भूल आया था। रयान ने मदद करते हुए कहा कि वो उसका फोन लेकर आता है, तब तक वो यहीं वेट करे। जैसे ही रयान फोन लेने बाहर आया मेहमानों ने उसे फिर से रोक लिया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। मॉरिस ने रयान को वहां देखते ही पूछा कि वो बाहर कहां से आ रहा है, पर रयान ने बात को टाल दिया और फोन लेने चला गया। लेकिन मॉरिस का शक बढ़ चुका था। जब वो ध्यान से बाहर निकला तो उसने बेसमेंट से आ रही रोशनी देखी और उस बेसमेंट के खुले दरवाजे को देखा जो पहले बंद था। वो तुरंत समझ गया कि नीचे जरूर कोई है, इसलिए उसने एक पेड़ काटने वाला कटर उठाया और दबे पांव नीचे चला गया। नीचे जाते ही उसे वहां वो पुलिस ऑफिसर मिल गया। इससे पहले कि ऑफिसर कुछ समझ पाता मॉरिस ने उस पर बेरहमी से हमला किया और उसे वहीं मार डाला। जब रायन फोन लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि ऑफिसर की लाश वहां पड़ी है। उसके तुरंत बाद मॉरिस वहां आया और
उसने कामली कहा कि ये उसे नीचे मिला था। उसके बाद वहां जितनी भी एक्स्ट्रा बॉडीज थी, मॉरिस ने उन सबको काट कर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। रायन ये सब देखकर समझ चुका था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। उस रात सभी लोग आराम से सोने चले गए, लेकिन डर के मारे रायन को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वो उठा और सबके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा तो उसने कुछ भी नहीं खाया। वो पूरी तरह खामोश हो चुका था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी इमोजन ने उससे कहा कि सुबह से उसके पास ढेरों ईमेल्स आ चुके हैं जिसमें पिछली रात के खाने की बहुत तारीफ की गई है। उसने मुस्कुराते हुए रायन को बधाई दी और कहा कि अब वो बहुत बिजी होने वाला है, उसके पास ढेर सारा काम आएगा जिसके बदले उसे बेशुमार पैसा भी मिलेगा। इमोजन ने उसे बताया कि अगले महीने वो सब अफ्रीका में मिलने वाले हैं और तब तक वो आराम से अपने घर जा सकता है। अगले दिन जब रायन वापस लंदन जाने के लिए निकला तो वो रास्ते में एक ड्रिंक पीने के लिए एक जगह पर रुका। वहीं उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से हुई। वो दोनों आपस में बातें करने लगे, जहां उस आदमी ने बताया कि वो अपने काम और जिंदगी को लेकर कितना ज्यादा परेशान और डिप्रेस्ड है। लेकिन जब उसने रायन की तरफ देखा तो उसे लगा कि वाह यार, इस बंदे की क्या बेहतरीन लाइफ है, मैं भी ऐसी ही लाइफ जीना चाहता हूँ। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी यही है। अगर आपको याद हो तो कहानी की शुरुआत में ठीक यही हुआ था। जब रायन पहली बार जैक से मिला था तो वो भी ठीक यही सोच रहा था कि जैक की लाइफ कितनी अच्छी है और वो उसकी जगह लेना चाहता था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।